दोस्तों कल वाली जो हमारी क्लास थी बेसिकली हमने प्रैक्टिकली अध्ययन किया था। उसके बाद में आज जो हमारी क्लास है उसके लिए मैंने बताया था आपको कि हम अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारी जो क्लास है अभी वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में रहेगी। तो देखिए दोस्तों, अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। नाभिक क्या होती है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लेकर के आ रहे हैं वो है अणु। अणु के बारे में यदि मान लीजिए हम अध्ययन करते हैं कि अणु क्या होता है, अणु के लिए हम डेफिनेशन ले रहे हैं कि अणु जो होता है प्रकृति का मूल कण होता है, प्रकृति का मूल कण होता है। देखिए दोस्तों, एक डेफिनेशन इसके लिए ये आ रही है, इसकी विशेषता आ रही है कि ये प्रकृति का मूल कण होता है। दूसरी इसकी विशेषता आ रही है कि इसे और विभाजित किया जा सकता है, और विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो अणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसकी जो विशेषता होती है वो यह है कि ये रासायनिक और भौतिक क्रियाओं में भाग लेता है। जैसा कि रासायनिक व भौतिक क्रियाओं में भाग लेता है। दोस्तों दो प्रकार की क्रिया होती है, एक होती है रासायनिक क्रिया जिसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, एक होती है आपके पास में भौतिक क्रिया। तो भौतिक क्रिया जो होती है वो बाह्य वातावरण में हम करवा सकते हैं, तो आपका अणु बाह्य वातावरण में भी रह सकता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक जो क्रिया होती है यह अणु जो होता है वो रसायनों में भी रह सकता है। अर्थात इसकी जो मुख्य विशेषता है वो एक तो यही है कि यह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है, लेकिन आपका जो परमाणु होता है उसके अंदर इस तरह की कोई विशेषता नहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसे और विभाजित किया जा सकता है, अणु को और विभाजित कर सकते हैं, लेकिन परमाणु के अंदर इस तरह का कोई गुण नहीं पाया जाता है कि उसको और विभाजित किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है वो परमाणु होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर के आ रहे हैं अभी, वो है हमारा परमाणु। परमाणु के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे हमें अणु के अतिरिक्त। तो देखिए दोस्तों, परमाणु के बारे में, परमाणु के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो परमाणु जो होता है ये भी आपके अणु की तरह प्रकृति का एक मूल कण होता है, लेकिन ध्यान रहे परमाणु जो होता है वो अणु से भी छोटा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसके बारे में कि यह एक प्रकृति का मूल कण होता है। दोस्तों अणु भी आपके प्रकृति का मूल कण होता है। इसकी जो दूसरी विशेषता होती है, जैसे अणु होता है वो आपके परमाणु से बड़ा होता है, लेकिन परमाणु आपके सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्मतम कण होता है। इसके अतिरिक्त जैसे अणु के बारे में मैंने बताया कि अणु जो होता है वो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की क्रियाओं में भाग ले सकता है, लेकिन आपका परमाणु जो होता है केवल रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त आपके अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है, लेकिन परमाणु के अंदर इस तरह की कोई विशेषता नहीं होती है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये तो बात बेसिकली हो गई है अणु और परमाणु के बारे में, लेकिन परमाणु की जो खोज है वो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने की थी, वो भी 1803 के अंदर है। जॉन डाल्टन ने 1803 में सबसे पहले
खोज की थी। दोस्तों परमाणु जो होता है इसकी संरचना सौर मंडल के समान होती है। इधर हम लिख सकते हैं संरचना सौर मंडल के समान होती है। जैसे हमारा सौर मंडल होता है उसी तरह से परमाणु की संरचना होती है। दोस्तों परमाणु की जो संरचना है सौर मंडल के समान है, लेकिन इसके अंदर एक केंद्रीय सघन भाग पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु का केंद्रीय सघन भाग, केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है। दोस्तों नाभिक का दूसरा नाम न्यूक्लियस होता है। तो देखिए दोस्तों अभी हम इसके बारे में यहाँ पे और देख लेते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु जैसे मान लीजिए ये आपका केंद्रीय सघन भाग है, इसको हम नाभिक कह सकते हैं। यह आपका क्या है? नाभिक है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक के अंदर आपके पास में दो प्रकार के कण अवस्थित रहते हैं, एक होता है आपका प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। अब इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं पाई जाती है, कक्षाएं पाई जाती है। इन कक्षाओं को दोस्तों शैलें भी कहते हैं और ऑर्बिट भी कहते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए ये नाभिक है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे नाभिक है, ये नाभिक है, नाभिक है, इसके लिए हम कहेंगे कि परमाणु का केंद्रीय सघन भाग, ये केंद्र में है, मध्य में है, तो इसको हम नाभिक कह रहे हैं। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों अवस्थित है, P और N, यानी कि प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश रहेगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा, न्यूट्रॉन के ऊपर आपके किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहेगा, ये उदासीन है। दोस्तों नाभिक के अंदर प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये दोनों के दोनों कण जो होते हैं वो अंतरा आणविक बल के द्वारा बंधे होते हैं, अंतरा आणविक बल के द्वारा बंधे होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि परमाणु के केंद्रीय सघन भाग नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस बल के द्वारा बंधे होते हैं? जैसे ऑप्शन में दे सकता है EMF के द्वारा, MMF के द्वारा, या इनको हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल के द्वारा बंधे होते हैं, चुंबकीय वाहक बल के द्वारा बंधे होते हैं, अंतरा आणविक बल के द्वारा बंधे होते हैं, या इन सभी के द्वारा बंधे होते हैं। तो आपको यही करना है कि अंतरा आणविक बल के द्वारा बंधे होते हैं। दोस्तों आपके पास में जो परमाणु होता है इसका जो व्यास होता है या आकार जो होता है, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार जो होता है 10 की घात -10 मीटर होता है। अब दोस्तों इसके अंदर जो नाभिक होता है इसका जो व्यास रहेगा आपके पास में, नाभिक का व्यास जो रहेगा आपके पास में वो है 10 की घात -15 मीटर। अब दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि घात जिसके अंदर जितनी ज्यादा माइनस में रहेगी उसका मान उतना ही कम रहेगा। यहाँ पे आपके पास में परमाणु है, इसके अंदर 10 की घात -10 मीटर है, यहाँ पे आपके पास में 10 की घात -15 मीटर में है। अब देखिए दोस्तों इस परमाणु के अंदर जो कक्षाएं होती है शैलें, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट भी कहते हैं। अब दोस्तों इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनके चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन गति करता है। क्या गति करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो क्वेश्चन से बनता है कि परमाणु की नाभिक के चारों ओर गति करता है। क्वेश्चन में आपके पास में ऑप्शन दे रहा है इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन करता है, न्यूट्रॉन करता है। तो दोस्तों आपके गति करने वाला कण कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्वेश्चन से ये बन के आ रहा है कि परमाणु की नाभिक के अंदर अवस्थित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, या आपके पास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या आपके पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो आपको आंसर करना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए दोस्तों आगे आपके पास में क्वेश्चंस बन के आ रहा है। हम इसके लिए समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है, कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है? धनात्मक पाया जाता है या ऋणात्मक पाया जाता है?
लेकिन इन कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक नियत मान से होते हैं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में कितने रहेंगे, तीसरे में कितने रहेंगे। तो इन कक्षाओं के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमारे पास में सूत्र बनता है 2n²। दोस्तों यहाँ पे ये 2 जो दे रखा है ये एक नियत मान है। सूत्र के अंदर n का मतलब होता है नंबरों की संख्या, कि कौन सी कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर रहे हो। यदि पहली कक्षा में ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे। दूसरी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं हमें तो यहाँ पे 2 रखेंगे। तीसरी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं तो n के स्थान पे हम 3 रखेंगे। इस तरह से हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त हम कह रहे हैं कि परमाणु के अंदर जो ये कक्षाएं हैं जिनको हम ऑर्बिट या शैलें कहते हैं, इनको हमें K, L, M, N के द्वारा दर्शाते हैं। अर्थात कक्षाएं जो है उनको हम K, L, M, N के द्वारा दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, L कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, M कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, N कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों सब क्वेश्चन बन के आता है कि सबसे सरलतम परमाणु संरचना किसकी होती है। सबसे सरलतम परमाणु संरचना हाइड्रोजन की होती है। सबसे जटिलतम परमाणु संरचना दोस्तों यूरेनियम 238 की होती है। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पुटअप करता है, जैसे मान लीजिए कि परमाणु की पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया है K कक्षा, इसको नाम दे दिया है L कक्षा, इसको नाम दे दिया है M कक्षा, इसको 1 नंबर की कक्षा कह सकते हैं, इसको 2 और इसको 3 नंबर की। तो दोस्तों अभी हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। कक्षाओं की जगह वो ऑर्बिट या शैलें भी नाम दे सकता है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना, जैसे कि K ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन बन के आ रहा है कि K ऑर्बिट में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो K 1 नंबर की कक्षा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र आ रहा है 2n²। 2 अपनी जगह फिक्स रहेंगे। n का मतलब है नंबरों की संख्या की कौन सी कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर रहे हैं। पहली कक्षा में ज्ञात कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 2। तो दोस्तों हमारे पास में इस K कक्षा के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया है। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए हम अभी L कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना चाहते हैं, तो L कक्षा के लिए भी यही सूत्र रहेगा आपके पास में। L कक्षा के अंदर सूत्र है हमारे पास में 2n²। दोस्तों 2 अपनी जगह फिक्स है। कौन से नंबर के, n का मतलब क्या है नंबरों की संख्या, कौन सी नंबर की कक्षा में ज्ञात कर रहे हैं, 2 नंबर की में। तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई रखेंगे, इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 2 × 4, इसको हम आगे हल करते हैं तो इसका मान आ रहा है 8। तो दोस्तों हमारे पास में जो अगली कक्षा है L कक्षा है, उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 8, जिनको हम व्यवस्थित रूप से लगा सकते हैं इस तरह से। 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 हो गए जी। तो इसी तरह से जैसे अगली कक्षा के लिए पूछता है वो कि आपके पास में M कक्षा में या 3 नंबर की ऑर्बिट में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वही सूत्र रहेगा 2n²। 2 अपनी जगह फिक्स है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका अधिकतम मान कितना आ जाएगा जी 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि K ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, L सेल के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसके अतिरिक्त M कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करके हम इनको कक्षाओं के अंदर व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं।
इसके अथवा आपके पास में जो नाभिक होती है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रकार के कण अवस्थित रहते हैं। प्रोटॉन के ऊपर नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव आवेश है, इस एन का मतलब करना है नोट यानी कि नहीं, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु के ऊपर कौन सा आवेश होता है। दोस्तों परमाणु भी आपका एक उदासीन कण होता है। इसके अतिरिक्त अभी दोस्तों हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉन दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है यह आपके पास में प्रकृति का एक मूल कण होता है, प्रकृति का मूल कण होता है, लेकिन इसके ऊपर जो आवेश होता है, आवेश हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पोलैरिटी वाला होता है। नेगेटिव पोलैरिटी का मतलब होता है ध्रुवता। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की ध्रुवता कौन सी होती है, नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है, चार्ज का मतलब होता है आवेश, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन की ध्रुवता नेगेटिव होती है। तो इसको हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश पाया जाता है वो ऋणात्मक है, लेकिन इस आवेश का मान कितना होता है, तो दोस्तों इसको हम इस तरह से लिखते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दोस्तों ध्यान रहे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु की नाभिक के चारों ओर गति करता है। क्वेश्चन पुटअप होता है कि निम्न में से कौन सा कण है जो नाभिक के चारों ओर गति करता है। इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन करता है, न्यूट्रॉन करता है। तो दोस्तों आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु की नाभिक के चारों ओर गति करता है। इसके अतिरिक्त आपके जो इलेक्ट्रॉन होता है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश नेगेटिव पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर द्रव्यमान यानी कि भार भी होता है। भार का मतलब होता है वजन। दोस्तों इसके अंदर जो भार होता है उसको हम किलोग्राम में मापते हैं, यानी कि भार का जो मात्रक होता है, भार की जो इकाई होती है, भार की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, केजी। तो देखिए दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। दोस्तों आपको एक बात बता देता हूं मैं अभी कि इकाई जो होती है, यूनिट जो होती है, ये कभी परिवर्तित नहीं होती है, इनका मान ही परिवर्तित होता है। करंट की इकाई एम्पियर होती है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, भार जो होता है उसको हमेशा किलोग्राम में मापा जाता है। ये इकाइयां कभी बदलती नहीं है, हमेशा इनके मान ही बदलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का भार 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है, लेकिन कभी कभी वो ग्राम में भी पूछ लेता है, तो ग्राम के अंदर इसका मान कितना रहेगा, 9.1 × 10⁻28 ग्राम रहेगा। किलोग्राम के लिए केजी देगा, ग्राम के लिए जी देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो है इसके बारे में मुख्य रूप से यही क्वेश्चन पुटअप करता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर आवेश का मान समान होता है, मान समान होता है। जैसे अभी मैंने मान बताया आपको 1.6 × 10⁻19 कूलाम, लेकिन अंतर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव पोलैरिटी पाई जाती है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर आपके पॉजिटिव पोलैरिटी पाई जाती है। तो हम अगला पॉइंट अभी लेकर के आ रहे हैं प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन क्या होता है। दोस्तों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपके दोनों के दोनों जो होते हैं प्रकृति के मूल कण होते हैं, अर्थात ये प्रकृति में पाए जाते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो प्रोटॉन के बारे में देखिए अभी प्रोटॉन भी आपके प्रकृति का मूल कण होता है, इसको हमेशा P से प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है, आवेश हमेशा धनात्मक पाया जाता है, धनात्मक पाया जाता है।
इसके अतिरिक्त हम इसके लिए कह सकते हैं कि प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव पोलैरिटी वाला होता है या धनात्मक चार्ज वाला होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, आवेश का मान जो होता है वो हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन के अंदर भी आवेश का मान यही था और प्रोटॉन में भी यही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसके पहले ऋणात्मक का चिन्ह रहेगा, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर कोई आवेश यानी कोई चिन्ह नहीं रहेगा। उसके अंदर यदि दे सकता है तो प्लस का दे सकता है, यदि कोई चिन्ह नहीं है तो भी वो आपका मान किसका माना जाएगा, प्लस का माना जाएगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है उस आवेश का मान समान होता है, लेकिन एक के ऊपर धनात्मक वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर और आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। दोस्तों अब देखिए प्रोटॉन के ऊपर जो द्रव्यमान होता है, जो भार होता है वो कितना होता है, प्रोटॉन का भार प्रोटॉन का, तो इसका जो भार होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अब दोस्तों इसका भी मान यदि मान लीजिए ग्राम में पूछता है तो इसका ग्राम के अंदर जो मान रहेगा वो रहेगा आपके पास में 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा, जी रहेगा। दोस्तों फिर से मैं एक कंफ्यूज दूर कर देता हूं आपका कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश का मान रहेगा वो समान रहेगा, लेकिन इनके ऊपर जो पोलैरिटी रहेगी, जो ध्रुवता रहेगी वो आपके पास में अलग अलग रहेगी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस में जो मान है वो पाया जाता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस के अंदर मान पाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में अगला जो कण आता है वो आता है न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के लिए प्रतीक चिन्ह रहेगा आपके पास में N रहेगा, जिसका कोई चार्ज नहीं पाया जाता है लेकिन उसका भार निश्चित होता है। देखिए दोस्तों न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन इसका प्रतीक चिन्ह होता है वो N होता है। ये भी आपके पास में प्रकृति का मूल कण होता है, लेकिन इसके ऊपर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात इसकी कोई ध्रुवता नहीं होती है, कोई पोलैरिटी नहीं होती है। इसके ऊपर ये एक तरह से उदासीन होता है, उदासीन कण होता है। लेकिन दोस्तों इस न्यूट्रॉन के अंदर भार पाया जाता है, द्रव्यमान पाया जाता है, और उस भार का मान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। दोस्तों अभी इसके अतिरिक्त इसको भी यदि मान लीजिए हम ग्राम में लिखना चाहते हैं तो ग्राम के अंदर इसका मान हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखिए दोस्तों जिस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर आवेश का मान समान होता है लेकिन पोलैरिटी अलग अलग होती है, उसी तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो समान पाया जाता है। जैसे मान लीजिए न्यूट्रॉन के ऊपर जो भार है वही हमारा भार किसके ऊपर था, प्रोटॉन के ऊपर था। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमारी जो कल वाली क्लास रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, करंट के बारे में रहेगी, और करंट के बारे में कंप्लीट डिटेल से क्लास रहेगी।